नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे राजनीतिक विचारक की बात करेंगे जो प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं, जो भारत में राजनीति शास्त्र के जनक माने जाते हैं, वैज्ञानिक राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। और वो व्यक्ति, वो शख्सियत का नाम है चाणक्य, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त। दोस्तों, ये कौटिल्य वास्तव में एक महान प्रतापी शासक, मौर्य वंश के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। अगर प्राचीन इतिहास की कड़ी में हम जाएं तो प्राचीन इतिहास में 2 कदम पीछे लौटना होगा। उसमें हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में एक वंश शासन कर रहा था, जिसका संस्थापक था महापद्म नंद, और वो वंश था नंद वंश। दोस्तों, नंदों का शासन बहुत अत्याचारी था, उनका शासन बहुत अलोकप्रिय था। महापद्म नंद के बाद एक शासक आता है घनानंद। घनानंद के दौर में ही सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है और घनानंद इस आक्रमण को झेल नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, सिकंदर भारत में झेलम नदी से ही वापस लौट जाता है। क्यों? क्योंकि सिकंदर की सेना को अपने घर की याद आने लगती है, अपने परिवार की याद आने लगती है। उसकी सेना झेलम नदी से आगे बढ़ने से इनकार करती है। तो एक तरह से नंदों के लिए सौभाग्य की बात थी कि सिकंदर भारत में झेलम नदी से ही वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, इसी दौर में एक बालक इस सारी कहानी को, इस सारे परिदृश्य को देख रहा होता है। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और उसी समय में एक और व्यक्ति, एक और शख्सियत इस सारी पटकथा को देख रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे। उनका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य ने बालक चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर एक महान भारतीय साम्राज्य की परिकल्पना को साकार किया, और वो भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, आप जानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य का नाम आता है। तो दोस्तों, चाणक्य या कौटिल्य ने एक महान किताब का भी उल्लेख किया है, ये रचना की है, उसका नाम अर्थशास्त्र है। दोस्तों, तो आइए बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं कि कौटिल्य के राजनीतिक विचार क्या हैं। कौटिल्य ने भारतीय राजनीति में, विश्व राजनीति में कौन से विचार दिए जो हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में आने वाले हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत में राजनीति शास्त्र के जनक के तौर पे कौटिल्य का नाम प्रसिद्ध है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो किताब लिखी है, वो वास्तव में शासन कला, राजनीति और दंड नीति पर लिखी गई किताब है। आपको परीक्षाओं के साथ साथ इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वह किस विषय पर लिखी गई किताब है? तो इसका जवाब होगा, यह शासन कला, राजनीति शास्त्र और दंड नीति पर लिखी गई किताब है। दोस्तों, कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और वह भारत में इनका वही स्थान था जो यूनान में, जो पाश्चात्य जगत में अरस्तु का स्थान था। कौटिल्य का भारत में वही स्थान है जो यूनान में अरस्तु का स्थान है। कौटिल्य के जो शिष्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जबकि यूनान में अरस्तु के शिष्य सिकंदर माने जाते हैं। और कौटिल्य का भारत में जो स्थान है वही अरस्तु का पाश्चात्य राजनीति शास्त्र में स्थान है। और हम देखते हैं कि कौटिल्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र है। कौटिल्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र है। तो अरस्तु की किताब जो है दोस्तों पॉलिटिक्स है।
पॉलिटिक्स है। तो इस तरह से कौटिल्य और अरस्तु दोनों समकालीन विचारक हैं, समकालीन राजनीतिक चिंतक है। सवाल पूछा जाता है कौटिल्य के समकालीन राजनीतिक चिंतक कौन हैं? तो अरस्तु हैं। और क्यों हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य हैं और अरस्तु के शिष्य सिकंदर हैं। और सिकंदर का आक्रमण भारत में जब हुआ था तो उस समय नंद वंश का शासन था और चंद्रगुप्त मौर्य बाल्यावस्था में थे। तो इस तरह से दोस्तों कौटिल्य का समकालीन विचारक अरस्तु महोदय माने जाते हैं। और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इसमें कुल कितने अधिकरण माने जाते हैं? 15 अधिकरण, कुल 15 अधिकरण का उल्लेख है। और अर्थशास्त्र में कुल 4 बातों का उल्लेख है दोस्तों, जिसमें आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति का विशेष उल्लेख है। आन्वीक्षिकी का अर्थ होता है दर्शन व तर्क, जबकि त्रयी का अर्थ होता है वेदों का ज्ञान। और वार्ता का तात्पर्य होता है दोस्तों कृषि व व्यापार। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वार्ता का क्या अर्थ होता है? तो वार्ता का अर्थ कृषि व व्यापार होता है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पूछा गया सवाल है वार्ता से क्या तात्पर्य है? वार्ता से तात्पर्य कृषि व व्यापार। यह भी सवाल पूछा गया है सीताध्यक्ष का संबंध किस विभाग से है? सीताध्यक्ष का संबंध कृषि विभाग से है। सीताध्यक्ष का संबंध सरकारी कृषि से है। दोस्तों दंड नीति का उल्लेख किया गया है जिसका तात्पर्य शासन कला से है। और इस जो अर्थशास्त्र किताब है इसमें सर्वाधिक बल दिया गया है दंड नीति पर ही। अर्थशास्त्र में सर्वाधिक बल किस विषय पे दिया गया है? दंड नीति पे। और लेकिन अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति शास्त्र से है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति शास्त्र से है। और सर्वाधिक बल दंड नीति पे दिया गया है। दोस्तों कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से भी की जाती है और कहा जाता है कि भारत का मैकियावेली कौटिल्य हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत का मैकियावेली कौटिल्य ही है। क्यों? क्योंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, दुनिया में आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का जनक और धर्मनिरपेक्ष राजनीति विज्ञान का जनक देने का श्रेय मैकियावेली को ही जाता है। जिस तरह से प्राचीन समय में, प्राचीन राजनीति में अरस्तु ने पहली बार वैज्ञानिक राजनीति की आधारशिला रखी थी, धर्मनिरपेक्ष राजनीति की आधारशिला रखी, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की आधारशिला रखी, उसी तरह आधुनिक समय में मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान की आधारशिला रखी। और मैकियावेली की तरह कौटिल्य ने भी अपनी किताब अर्थशास्त्र में राजनीति विज्ञान की आधारशिला रखी थी। इसीलिए भारत का मैकियावेली कहकर संबोधित किया गया है कौटिल्य को। तो दोस्तों कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कह के पुकारा गया है। एक दूसरा कारण यह भी है कि जिस तरह से मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र की समर्थन किया था, हालांकि मैकियावेली ने गणतंत्र का भी समर्थन किया था, लेकिन सर्वाधिक समर्थन निरंकुश राजतंत्र का किया था। उसी तरह से कौटिल्य ने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए एक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान की आधारशिला रखी। तो इसीलिए दोस्तों भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अब राज्य पर कौटिल्य क्या क्या विचार है? कौटिल्य राज्य के संबंध में कहते हैं कि जो राज्य आया है वो वास्तव में सामाजिक समझौता सिद्धांत का परिणाम है। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने एक विचारक मनु की बात की थी।
तो मनु ने अपने राज के विचार में सामाजिक समझौते का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि दैवी राज्य की उत्पत्ति की दैवी समझौता सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, कौटिल्य उनसे अलग रहते हुए सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि राज की उत्पत्ति के पहले, कल्पना करते हैं कि राज की उत्पत्ति के पहले अराजकता का दौर था। जब राज्य नहीं था तो प्राकृतिक अवस्था में अराजकता का दौर था, जिसे हाव मानव स्वभाव का चित्रण करता है। वैसे ही कौटिल्य कहते हैं कि मानव स्वभाव बहुत गंदा था, खराब था, मानव अत्याचारी था, लूट खसोट डकैती में एकदम लगा हुआ था। तो एक तरह से मानव की संपत्ति और प्राण सब असुरक्षित थे। उस दशा में मानव ने सामाजिक समझौता किया, संविदा किया और कहा, और यह संविदा दोस्तों बिना शर्त थी। यह संविदा बिना शर्त थी। राजा और जनता के मध्य संविदा हुआ और यह तय हुआ कि प्रजा राजा को अपनी कृषि आय का 1/6 हिस्सा और व्यापार आय का 1/10 हिस्सा जनता राजा को देगा और इसके बदले में राजा जनता के सुरक्षा की गारंटी लेगा। और दोस्तों, इसी क्रम में कौटिल्य ने बताया है कि धरती पर पहला राजा आया और उस राजा का नाम मनु था। कौटिल्य ने पहले राजा को मनु के रूप में माना और कहा यही धरती के प्रथम राजा हैं। और इस संविदा के बाद जो राज्य आता है उसमें सुरक्षा की गारंटी मिलती है और सारी जनता खुशहाल हो जाती है। इस तरह से शासन चलता है। दोस्तों, शासन कला के अंतर्गत कौटिल्य ने राजा को धर्म के अधीन रखा। राजा को धर्म के अधीन रखा, लेकिन राजा को सर्वश्रेष्ठ बताया। कहा राजा सप्तांग में सर्वश्रेष्ठ होता है। और अन्य विचारकों की तरह जो सप्तांग स्वरूप कौटिल्य ने प्रस्तुत किया, उसमें भी दोस्तों 7 अंग उन्होंने बताए। स्वामी या राजा, अमात्य या मंत्री, जनपद या राज्य, दुर्ग या किला, कोष, दंड, मित्र। इन सप्तांग स्वरूप में राजा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कोष और दंड का राजा के बाद विशेष स्थान है। कोष और दंड का भी सर्वाधिक स्थान है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान। कोष और दंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसमें भी दोस्तों कोष को सर्वाधिक स्थान दिया, सर्वाधिक महत्व दिया। क्यों? क्योंकि जो दंड या सेना, इसे सेना भी बोलते हैं, दंड या सेना भी कोष पर निर्भर करती है। अगर किसी राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो सेना भी कमजोर हो सकती है। इसलिए सप्तांग सिद्धांत में राजा के छोड़कर राजा के अलावा कोष और दंड का विशेष स्थान है और इन दोनों में कोष का भी ज़्यादा स्थान है। क्यों? क्योंकि जो सेना है वो कोष पर ही निर्भर करती है। और दोस्तों, राजा का जो कार्य है, राजा का कार्य कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद के परामर्श से निर्धारित किया। कहा राजा कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करेंगे, मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही वो कार्य को संपादित करेंगे। और कौटिल्य ने बताया कि जो राजा का कार्य होगा वो लोक कल्याण पर आधारित होगा और राजा का कोई अपना कल्याण निहित नहीं होगा। उन्होंने कहा प्रजा सुख में राजा का सुख होगा, प्रजा के हित में राजा का हित होगा और प्रजा के हित के विरुद्ध राजा का कोई हित नहीं होगा। प्रजा सुख में राजा का सुख, प्रजा हित के विरुद्ध राजा का कोई हित नहीं होगा। अर्थात प्रजा का कल्याण सर्वोपरि माना। दोस्तों, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थ का उल्लेख किया है,
जिसमें मंत्री और अधिकारी आते हैं, जबकि 26 अध्यक्ष का उल्लेख किया है। जैसे हम देखते हैं कि कौटिल्य ने शीताध्यक्ष का उल्लेख किया है, शीताध्यक्ष का उल्लेख किया है जिसका संबंध कृषि से है। इसी तरह कुल 26 अध्यक्षों का उल्लेख आता है। दोस्तों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था की जो व्यवस्था की है उसमें 2 तरह के न्यायालय की बात कही है, धर्मस्थली और कंटक शोधन। धर्मस्थली दीवानी अदालत से संबंधित है, जबकि कंटक शोधन फौजदारी से संबंधित है। आप जानते हैं कि दीवानी अदालत जो होता है लोगों के मध्य जमीन का विवाद हो गया, आपसी लड़ाई झगड़े से संबंधित हो गया, जबकि कंटक शोधन फौजदारी जो होती है हत्या से संबंधित होती है, या फिर कोई क्राइम मर्डर से संबंधित कोई मामला होता है, उसमें कंटक शोधन से संबंधित न्यायालय सुनवाई करता है। अब दोस्तों, दंड नीति की बात करें, कौटिल्य ने सर्वाधिक जो दंड व्यवस्था पर फोकस किया है और कहा है कि जो दंड का प्रावधान होगा वो ऐसा होगा कि व्यक्ति को जो अपराधी होता है उसे आर्थिक दंड दिया जा सकता है, उसे कारावास दंड दिया जा सकता है, उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार दंड का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों, कौटिल्य ने राजा को धर्म रक्षक माना, धर्म पालक माना। कहा राजा जो है धर्म की रक्षा करेगा और स्वयं धर्म का पालन करेगा। और कौटिल्य के विदेश नीति की अगर बात करें तो कौटिल्य ने बहुत शानदार तरीके से विदेश नीति का वर्णन किया है। इन्होंने मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्य का उल्लेख किया है, जबकि सांडिगुण नीति के अंतर्गत 6 लक्षण वाली नीति का उल्लेख किया है, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, संश्रय का उल्लेख किया है। संधि का अर्थ होता है समझौता, संधि का अर्थ समझौता, विग्रह का अर्थ युद्ध, यान का अर्थ होता है वास्तविक युद्ध की तैयारी करना, वास्तविक युद्ध की तैयारी करना। आसन का मतलब होता है तटस्थता, तटस्थ रहना। द्वैधी भाव का तात्पर्य होता है मित्रों दोहरी नीति, दोहरी नीति। जबकि संश्रय का अर्थ होता है बलवान का सहारा लेना, बलवान का सहारा लेना। तो इस तरह से सांडिगुण नीति 6 लक्षण वाली जो नीति है उसमें 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने 4 प्रकार से अन्य नीतियों का उल्लेख किया है, जिसमें साम, दाम, दंड और भेद द्वारा राज्य की रक्षा करना, राज्य के विस्तार की बात की है। साम का तात्पर्य होता है समझाना, दाम का तात्पर्य होता है लालच लेना, और दंड का अर्थ होता है फूट डालना, दुश्मन में फूट डालना, और भेद का अर्थ होता है युद्ध करना। तो दोस्तों, इस तरह से हमने सांडिगुण नीति और 4 नीतियों का देखा। अब मंडल सिद्धांत के अंदर देखें तो मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने बताया कि कुल 12 राज्य मंडल सिद्धांत में होंगे। दोस्तों, कई बार पूछा गया टीजीटी पीजीटी में कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल कितने राज्य हैं, तो मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्य हैं। और इसमें बताया कौटिल्य ने कि जो विजिगीषु राज्य होगा, विजिगीषु राज्य या विजेता राज्य, यह केंद्र में होगा, और विजेता राज्य के पहले 5 राज्य होंगे और बाद में 4 राज्य होंगे, और फिर उदासीन राज्य और मध्यम राज्य होंगे। कुल 12 राज्य होंगे मंडल सिद्धांत में। जो पड़ोसी में पहला राज्य पहले अरि होगा। अरि का मतलब होता है मित्रों शत्रु या दुश्मन। जैसे विजिगीषु राज्य अगर भारत को माने तो भारत का पड़ोसी आप कोई भी देखेंगे अक्सर शत्रु ही होता है। पाकिस्तान को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए। और अरि या दुश्मन का जो पड़ोसी होगा वो हमारा मित्र होगा। जैसे पाकिस्तान का पड़ोसी है अफगानिस्तान, वो हमारा मित्र है।
और चाइना का पड़ोसी मंगोलिया वो मेरा मित्र है। चाइना का पड़ोसी आप ताइवान को देखेंगे वो भी हमारा मित्र है। तो पड़ोसी या दुश्मन का जो पड़ोसी होता है वह मित्र होता है। इसको कई साल पहले कौटिल्य ने ही बता दिया था। और फिर अरिमित्र का स्थान आता है, फिर मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र। इस तरह से विजयी राज्य के पहले 5 राज्य, विजयी राज्य के बाद 4 राज्य, पाणिग्राह राज्य, आक्रांता राज्य, पाणिग्राह सार राज्य और आक्रांता सार। इसके अलावा दोस्तों उदासीन राज्य और मध्यम राज्य। इस तरह से कुल 12 राज्य का उल्लेख कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में दिया है और बताया है कि किस तरह से विजिगीष राज्य को अपनी विदेश नीति निर्धारण करना चाहिए, दुश्मनों को काबू में रखना चाहिए, मित्रों से सहज और बेहतर संबंध बनाना चाहिए और अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखना चाहिए और साम्राज्य के विस्तार में अग्रसर होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से एक महान विचारक कौटिल्य, जो प्राचीन भारतीय राजनीति सिद्धांत के पिता माने जाते हैं, उनको हमने देखा, जाना, समझा और इस तरह से हमारी परीक्षाओं में यहीं से लगभग सवाल बनेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छे से इसे बार बार आप रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट्स करिए और हमें बताइए क्या दिक्कत है। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।